हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो इसका कंडीशन होता है d इज इक्वल्स टू 0। तो d यानी डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर आपको देखना है कि क्या क्या वैल्यूज़ है। यहाँ पर a के जगह पे है m-1। a क्या होता है, जो कि x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड रहता है, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट। फिर यहाँ पर b के अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे b है 2 इंटू m-1, b यानी x का कोफिशिएंट, और बाकी जो बचा वो हो गया c, यानी यहाँ पर c हुआ 1। ये चीज़ भी आपको गिवन में मेंशन कर देना है, मैंने नहीं लिखा है लेकिन आपको भी मेंशन कर देना है। उसके बाद आप कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका m का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m के दो वैल्यूज़ आ रहे हैं, m का वैल्यू आ रहा है 1 और एक आ रहा है 2। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है m इज इक्वल्स टू 1 नॉट पॉसिबल। m इज इक्वल्स टू 1 नॉट पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में अगर देखें, m के जगह अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसमें अगर m के जगह पे 1 पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा m-1, यानी 1-1 0। अगर ये वाला फर्स्ट टर्म ही 0 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर 0 हो जाता है, m अगर 1 होगा तो डेफिनेटली फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 0 हो जाने से इक्वेशन बचेगा 2 इंटू m-1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर तो ये क्या बन गया, एक लीनियर इक्वेशन बन गया, पावर इसका 1 है। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होना चाहिए, इसलिए m इज इक्वल्स टू 1 नॉट पॉसिबल है, और इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो m इज इक्वल्स टू 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है यहाँ पर √3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है कितना, 7 इंटू √3 तो ये बन जा रहा है कितना, मल्टीप्लाई करने से 7 इंटू 3 जो कि 21 हो रहा है। फिर आप ये देख सकते हैं मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया गया है, 3x और 7x करके, क्योंकि 3 इंटू 7 भी क्या होता है, 21 होता है। तो ये वाला स्प्लिटिंग सही है, और इन दोनों को ऐड करने से प्लस 10x भी आ रहा है। यानी आप इस तरह से कुछ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके यहाँ पर x के दोनों वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रिहान्स एज in years 5 years ago and his age 7 years from now is 1 more than twice his present age. Find his present age. तो यहाँ पर हमें पूछा है रिहान्स का प्रेजेंट एज क्या होगा, तो उसको x ईयर्स ले लिया है। 5 years ago उसका एज क्या होने वाला, ऑब्वियसली x-5 होगा। 7 years आफ्टर यानी 7 साल के बाद उसका एज कितना होगा, आज अगर उसका एज अगर x है तो 7 years के बाद उसका एज हो जाएगा x प्लस 7। फिर बोला है प्रोडक्ट ऑफ एजेस जो दिया है, यानी 5 साल पहले जो एज था, 7 साल बाद जो एज आएगा, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 मोर देन ट्वाइस इज प्रेजेंट एज। 1 मोर देन मतलब +1, और ट्वाइस इज प्रेजेंट एज मतलब 2x, और 1 मोर देन मतलब क्या, +1 की बात कर रहे हैं ना, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x के दो वैल्यूज आएंगे प्लस और माइनस में, और एज क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, एज तो पॉजिटिव होता है, इसीलिए एज यानी जो आंसर आएगा वो 6 ईयर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको x ले लिया है, यानी let original speed of the aircraft be x किलोमीटर पर आवर। तो फिर वो बोला है कि एक बैड वेदर हुआ, ख़राब वेदर के वजह से क्या हुआ, स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर कम करना पड़ा। यानी पहले अगर x था तो 200 किलोमीटर पर आवर अगर हमें कम करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, ये होगा उसका नया स्पीड। और यहाँ पर दिया गया है कि एयरक्राफ्ट जो है वो 600 किलोमीटर के लिए ट्रैवल कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम फॉर्मूला देखें, s इज इक्वल्स टू d/t होता है, तो इससे अगर हम टाइम निकालना चाहे तो वो हो जाएगा d/s, यानी डिस्टेंस बाई स्पीड। तो उसी से निकाला गया है टाइम ड्यूरेशन एट ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल्स टू 600/x, क्योंकि 600 है डिस्टेंस और x है ओरिजिनल स्पीड हो गया। फिर टाइम ड्यूरेशन एट न्यू स्पीड क्या होगा, वही डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। यहाँ पर भी डिस्टेंस तो 600 किलोमीटर ही है, लेकिन यहाँ पर जो स्पीड है वो x-200 किलोमीटर पर आ रहा है,
तो यहाँ पे टाइम बन जाएगा इतना आवर्स। फिर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि यहाँ पर बैड वेदर के वजह से स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर कम करना पड़ा और क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट। यानी पहले जितना भी टाइम लगने वाला था, पहले कितना टाइम लगने वाला था अगर आप देखें तो ओरिजिनल स्पीड में इतना टाइम लगने वाला था, राइट। लेकिन अभी क्या हुआ, स्पीड को कम करने की वजह से टाइम अभी क्या होने वाला है, स्पीड कम करने से ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो वो बोला है कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बोला 30 मिनट्स और ज़्यादा लगेगा, 30 मिनट और ज़्यादा लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा, राइट। दैट मीन्स अगर हम ये टाइम का डिफरेंस निकाल देंगे, वही मैंने लिखा है कि टाइम ड्यूरेशन एट न्यू स्पीड माइनस टाइम ड्यूरेशन एट ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू 30 मिनट्स। यानी अभी जो नया स्पीड है वो स्पीड स्लो है ना, तो स्लो स्पीड में ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और ये जो पुराना वाला स्पीड है ओरिजिनल स्पीड में ऑब्वियसली क्या है, कम टाइम लगने वाला था। तो वो बोला है कि क्योंकि स्पीड कम हो गया है तो 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है। दैट मीन्स अगर हम नए स्पीड में जो टाइम है उसमें से पुराने स्पीड का टाइम अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 30 मिनट, जो कि क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से हमने लिख दिया। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा, और वैसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं x के 2 वैल्यूज़ हैं और x का जो पॉजिटिव वैल्यू है हम वही कंसिडर करेंगे, क्योंकि x क्या है, x है हमारा स्पीड, और स्पीड भी क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसीलिए स्पीड यहाँ पर हमें मिल रहा है 600 किलोमीटर पर आवर। हमें यहाँ पे पूछा था ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट क्या था हमारा, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट यहाँ पर था 600/x/r। तो यहाँ पर अगर हम ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट निकाले यानी 600/x निकालेंगे तो ये क्या होगा, 600/600, जो कि कट होके 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 4x + k = 0 आर रियल। रियल रूट्स निकालने के लिए जो कंडीशन है वो है d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन को पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k। लेकिन हमें आंसर में तो लेफ्ट में पहले k लिखना है, तो यहाँ पर हमें ऊपर देखना है कि यहाँ पर k क्या है, 4 से बड़ा है या छोटा है, 4 से छोटा है, फिर उसको हिसाब से ही लिख देना है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ऊपर वही आपको नीचे भी लिख देना है। k यहाँ पे छोटा दिख रहा है ऊपर, तो नीचे भी वैसा ही लिखना है। यहाँ पे लिखना है k इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या था, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो नीचे आ जाएगा k इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। प्रेजेंट एज ऑफ द फादर पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एजेस ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू x years। यानी जो 2 चिल्ड्रन है उनका एज का सम करने के बाद जो प्रेजेंट एज आता है उन दोनों का, दोनों चिल्ड्रन के प्रेजेंट एज का सम करने के बाद जो एज आता है वो हुआ x years। उसके बाद जो बोला है फादर्स एज इज 3 times द सम, तो फादर्स एज जो है वो दोनों बच्चों के एज का जो सम है उसका 3 times है, यानी फादर के एज हो जाएगा 3x years। फिर बोला है आफ्टर 5 years, कंडीशन आफ्टर 5 years दिया है तो आफ्टर 5 years हम निकालेंगे। तो आफ्टर 5 years जो सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन आएगा वो ऑब्वियसली x + 5 + 5 आएगा, क्योंकि x मतलब दोनों चिल्ड्रन का जो प्रेजेंट एज का सम है वो x है, और +5 + 5 मतलब क्या, क्योंकि जो 2 चिल्ड्रन है ना यहाँ पे, तो ऑब्वियसली अगर हम 5 साल बाद का अगर उनका एज का सम देखेंगे तो पहले वाले बच्चे का तो 5 years ऐड होगा, दूसरे वाले बच्चे का भी 5 years ऐड होगा, राइट। क्योंकि हम यहाँ पे 2 बच्चों की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे +5 + 5 हुआ, यानी यहाँ पर जो टोटल सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन आएगा वो आएगा 10 + x, राइट। तो यहाँ पर हम अगर 5 + x लिख देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर एक बच्चे का एज होता तो हम खाली 5 प्लस करते, लेकिन यहाँ पर x क्या है, 2 बच्चों का एज है ना, इसीलिए यहाँ पर हमने +5 + 5 किया। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं फादर्स का एज 5 साल बाद मैंने क्या किया है, सिर्फ 3x + 5 कर दिया, क्योंकि फादर का प्रेजेंट एज 3x है और वो फादर क्या है, वो सिर्फ एक ही पर्सन है ना, इसलिए वहाँ पर हमने सिर्फ +5 किया। और गिवन कंडीशन के हिसाब से हमें करना है क्या है, बोला है कि 5 साल बाद क्या हो रहा है, हीज एज यानी फादर का एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस। ये हुआ फादर का एज, फादर का कौन सा एज, 5 साल बाद, फादर्स एज इज इक्वल्स टू 2 times द एज ऑफ द 2 times द सम ऑफ देयर एजेस, यानी सम ऑफ द चिल्ड्रंस एजेस। इसको सॉल्व करने से x का वैल्यू आ गया 15, और यहाँ पे पूछा गया था प्रेजेंट एज ऑफ फादर ना, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है 3x, उसके हिसाब से फादर का एज आएगा 45 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 water taps together can fill a tank in 1 whole 7/8 hours. The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with a smaller one to fill the tank separately. Find the time at which each tap can fill the tank separately. तो इस क्वेश्चन को करने का आपको तरीका पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको लिख देना है गिवन टाइम टेकन बाय द 2 taps टू फिल अ टैंक इज इक्वल्स टू 1 whole 7/8, यानी वो हो जाता है 15/8 hours, राइट, क्योंकि 1 × 8 8 होता है,
और 8 + 7 15 होता है, तो ये हो गया 15/8 आवर्स। यानी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको लिखना है कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाई 2 टैप्स इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 8/15। यानी पहले तो हमने लिख दिया कि 2 टैप मिलके पूरे टैंक को कितने टाइम में भर रहे हैं उतना लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा कि सिर्फ 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट फिल होगा, तो वो होगा 8/15, यानी ऊपर वाले का बस रेसिप्रोकल करना है, राइट। उसके बाद आपको लिखना है लेट द टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टू फिल टैंक इज इक्वल्स टू x आवर्स। यहाँ पे पूछा है अगर सिर्फ एक ही टैप होगा तो वो टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएगा। तो यहाँ पर 2 टैप बताया हुआ है, तो यहाँ पे बोला है स्मॉलर डायमीटर वाले। यहाँ पे पूछा गया है कि स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप अगर अकेले में टैंक को भरेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, और लार्जर डायमीटर वाला पाइप अगर पाइप ने यहाँ पे टैप बोला है तो वो अगर टैंक को अकेले में भरेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, स्मॉलर डायमीटर वाले टैप को अगर x आवर्स लग रहा है तो उस हिसाब से जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है उसको x - 2 आवर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि टैप विथ लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 आवर्स लेस। क्योंकि जो टैप है उसका लॉन्गर डायमीटर है तो उसको 2 घंटे कम लग रहे हैं। किससे 2 घंटे कम लग रहे हैं, टैप विद द स्मॉलर वन। यानी अगर स्मॉलर डायमीटर का टैप अगर x आवर्स टाइम लगाता है तो ऑब्वियसली जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो x - 2 आवर्स लगाएगा। फिर उसी तरह से हमें जैसे ऊपर लिखा था वैसे यहाँ पर भी लिखना है पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर। तो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, वो सिर्फ 1/x पार्ट ऑफ द टैंक ही भर पाएगा। फिर वैसे ही पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाई द लार्जर डायमीटर क्या होगा, वो होगा 1/x - 2 पार्ट्स। यानी बस हमें क्या कर देना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं x का रेसिप्रोकल 1/x, x - 2 का रेसिप्रोकल 1/x - 2। फिर हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, बोला था कि अगर दोनों टैप्स अगर मिलके पानी भरेंगे टैंक में तो वो सिर्फ 1 होल 7/8 आवर्स में पानी भर देंगे, यानी 8/15 आवर्स में भर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 1/x मतलब क्या हो गया, 1/x मतलब स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप है वो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा। फिर 1/x - 2 मतलब जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा। फिर हमने यहाँ पर 8/15 लिखा इज इक्वल्स टू, तो 8/15 मतलब ये दोनों पाइप मिलके 1 घंटे में 8/15 पार्ट ऑफ द टैंक भरेंगे। तो इस हिसाब से ये इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x के 2 वैल्यूज आएंगे, एक +5 और एक +3/4। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रहा, लेकिन x का वैल्यू यहाँ पे 3/4 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया, अगर हम यहाँ पे प्रॉब्लम देखें तो अगर हम x का वैल्यू 3/4 पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या बोला है, स्मॉलर वाले डायमीटर के टैप को x लग रहा है ना, लार्जर वाले को x - 2 लग रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। सपोज हम x को 3/4 ले लेते हैं, तो 3/4 लेने से x - 2 क्या होगा, 3/4 - 2। 3/4 - 2 यानी क्या हो जाएगा, ये होगा 3 - 8/4, तो ये हो जाता है -5/4। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना प्रॉब्लम क्या है, x 3/4 ले ली नो प्रॉब्लम, लेकिन जब हम x - 2 निकालते हैं जो कि -5/4 आ रहा है, और यहाँ पर जो टाइम है -5/4 आ रहा है लार्जर वाले डायमीटर वाले, उसके लिए लार्जर डायमीटर वाले टाइप के लिए टाइम -5/4 आ रहा है, तो यहाँ पर टाइम नेगेटिव आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर x का वैल्यू 3/4 नॉट पॉसिबल है, सिर्फ यहाँ पे x का वैल्यू 5 ही हो सकता है। दैट मीन्स टाइम टेकन बाई द स्मॉलर डायमीटर पाइप हुआ x यानी 5 आवर्स हो गया, एंड दैट ऑफ यानी टाइम टेकन बाई द लार्जर डायमीटर पाइप हो गया x - 2 यानी 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x - m होल इंटू m + 3 इज इक्वल्स टू 0 वेर m इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले तो a और b और c का वैल्यू लिख लीजिए, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि है x इज इक्वल्स टू -b प्लस √b² - 4ac/2a, या फिर x का वैल्यू और क्या आ सकता है -b माइनस √b² - 4ac/2a। तो एक बीच में देख सकते हैं प्लस है और एक बीच में माइनस है, तो यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, राइट। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको सोचना पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता, बस आपको बस वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्डिंग a, b और c के वैल्यूज़ पुट कर देने हैं और बस आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आप पहले से √d निकाल के सॉल्व करेंगे तो भी होगा, लेकिन मैंने कुछ फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने √d का वैल्यू निकाला है, राइट। तो यहाँ पर आपको देखना है कि √d का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2m + 3 आ रहा है। और वो कैसे आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पार्ट में ये बन रहा है 9 + 4m² + 12m, जो कि अगर आप देखेंगे गौर से तो ये 2m + 3 का होल स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यहाँ पर जो √d का वैल्यू आ रहा है, √d का वैल्यू आ जाता है 2m + 3, राइट। तो पहले अगर आप √d निकाल देंगे, उसके बाद आप x इज इक्वल्स टू -b
प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ डी बाई 2a करेंगे तो भी होगा, तो एक वैल्यू प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x के दो वैल्यूज़ आएंगे, एक आएगा m+3 और एक आएगा -1। अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो उस हिसाब से दो वैल्यूज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशंस ay² plus ay plus 3 is equals to 0 and y² plus y plus b is equals to 0, then find the value of a into b यानी ab। तो इस क्वेश्चन में बोला है 1 रूट ऑफ द इक्वेशन है, 1 इस इक्वेशन का भी रूट है, इस इक्वेशन का भी रूट है। दैट मीन्स रूट मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे y के जगह पे 1 पुट करेंगे तो होगा, क्योंकि रूट मतलब क्या, y का ही वैल्यू दिया है ना। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू 1 पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा। फिर हमें पूछा है ab क्या होता है बताओ, तो ab कैसे निकालेंगे, a इंटू बी करके, यानी -3/2 इंटू -2 करके, जो कि +3 आ जाता है। सॉल्व फॉर x 36x² - 12ax प्लस a² - b²। इक्वेशन को भी अगर आप चाहें तो मिडल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आप a, b और c के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिख दीजिए, फिर d का वैल्यू क्या होता है b² - 4ac, फिर रूट ओवर ऑफ d निकाल लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं x का क्या वैल्यूज़ आएंगे, एक आएगा 6a + 6b/a और एक आएगा 6a - 6b/a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x 4x² - 4a²x प्लस a⁴ - b⁴ इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को भी अगर आप चाहें तो मिडल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके भी x के दो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड x इज इक्वल्स टू -3 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + 7x + b इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर बोल दिया है कि x इज इक्वल्स टू 2/3 और x इज इक्वल्स टू -3 क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। तो वो रूट्स है तो हम क्या कर सकते हैं, एक रूट को हम अल्फा ले सकते हैं और एक रूट को हम बीटा ले सकते हैं। फिर यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे इक्वेशन को देख के क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर a के जगह पे तो a है, b के जगह पे 7 है और c के जगह पे यहाँ पर क्या है, b है। जो जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 होता है ना। तो उस हिसाब से आपने देखा a के जगह पे a है, b के जगह 7 है और c के जगह पे b है, तो वो वैल्यूज़ लिख दी। फिर देखना है आपको क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो वो हो जाएगा -7/a। और अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या, दोनों मतलब क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा को ऐड करना है। तो अल्फ़ा 2/3 था, बीटा -3 था, ऐड करने से आ रहा है -7/3। और ये -7/3 किसके साथ इक्वल हो गया है, -7/a के साथ। तो वही चीज़ को आपको यहाँ पे लिख देना है, जिससे आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो यहाँ पे c/a क्या हो गया, b/a हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या, अल्फ़ा 2/3 और बीटा -3 को मल्टीप्लाई करना है, जो कि -2 आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, b/a को -2 के साथ इक्वेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं b/a को -2 से इक्वेट करने से b का वैल्यू आ गया, और यही तो पूछा गया था, a और b का वैल्यू। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - 14x + 8 इज इक्वल्स टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। तो यहाँ पर हमें बोला है कि एक इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन में बोला है वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप a का वैल्यू देख लीजिए कि a की जगह p है, b की जगह -14 है, c की जगह 8 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे हम लिख देंगे, यानी एक रूट अगर सपोज अल्फ़ा है तो दूसरा रूट अगर बीटा है तो हम क्या लिखेंगे, वन रूट इज 6 टाइम्स ज़्यादा, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स बीटा, यानी 6 बीटा। फिर हम लिखेंगे, फिर क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि -b/a होता है। फिर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा के जगह 6 बीटा पुट कर देंगे, क्योंकि ऊपर आया ना अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 6 बीटा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से बीटा का वैल्यू आ जाता है 2/p। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a। फिर यहाँ पर देख सकते हैं अल्फ़ा के जगह 6 बीटा लिख दिया है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू यूज़ की है c और a की। सॉल्व करने से यहाँ पर इतना पार्ट आ रहा है, और ये वाले पार्ट में आप देख सकते हैं बीटा का वैल्यू भी पुट कर दिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर हो रहा है ना। तो यहाँ पर बीटा अगर 2/p है तो ऑब्वियसली बीटा स्क्वायर क्या आने वाला है, 4/p² आएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर पुट कर दिया, बीटा स्क्वायर के जगह 4/p² और 6 के जगह 6 पुट किया है। फिर इसको बस सिंप्लीफाई करने से p का वैल्यू आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर रूट ओवर ऑफ 2x + 9 + x इज इक्वल्स टू 13। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको +x को दूसरे साइड लेना है, जो कि -x हो जाएगा। फिर आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करनी है, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको x के दो वैल्यूज़ मिलेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आएंगे। जब भी रूट में
जब भी आपके क्वेश्चन में रूट आ जाता है ना, रूट के अंदर x होता है इस तरह से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको चेकिंग करनी पड़ेगी, यानी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे x की जगह 20 पुट करेंगे तो LHS आपको 27 आ रहा है, लेकिन RHS तो 13 है, दैट मीन्स x का वैल्यू 20 नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप x का वैल्यू 8 लेके देखेंगे तो LHS आपका 13 आएगा और RHS भी 13 है, दैट मीन्स x का सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो कि है x इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx होल इंटू 3x माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया है कि यहाँ पर जो रूट्स है वो कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, d इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो आपको a का वैल्यू और b का वैल्यू और c का वैल्यू लिख लेना है। लेकिन इससे पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या फिर कोई भी क्वेश्चन को हमें जनरल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में होने के बाद हम देखेंगे a के जगह पे क्या है, तो यहाँ पर a के जगह पे 3k है, b के जगह पे क्या है -4k है और c की जगह पे क्या है +4 है। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लेके आना, उसके बाद आप चाहे तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था k का वैल्यू निकालना है, तो आपने d इज इक्वल्स टू 0 किया और यहाँ पर सबके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करने के बाद आपने k का वैल्यू निकाल दिया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस b होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस c इंटू एक्स प्लस c माइनस a इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट 2a इज इक्वल्स टू b प्लस c। तो यहाँ पर भी हमें बोला रूट्स इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे d इज इक्वल्स टू 0 होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, आप ये वाला स्टेप तक तो आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना क्या है, आपको उसे a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में अगर आप लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो ये कैसे होगा, आपको बस करना है क्या है, 4a को -2a का होल स्क्वायर करना है और b² तो b² ही है, c² तो c² ही है, राइट। उसके बाद आप वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस वाले चीज़ को +2 इंटू ab के फॉर्म में लिखना है, फिर +2bc को भी, ये तो वैसे ही फॉर्म में है, और यहाँ पर -4ac को आपको 2ca के फॉर्म में लिखना है, राइट। इस फॉर्म में लिखने के बाद होगा क्या, आपका a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके a के पास, a की जगह पे आपके पास क्या है, -2a है, देख सकते हैं यहाँ पर भी a की जगह -2a है, और यहाँ पर अगर आप देखें b की जगह पे आपके पास b ही है, तो b का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। फिर आप देख सकते हैं c की जगह पे c है, तो c का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये बन जाएगा -2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और राइट साइड में क्या इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और 0 का रूट तो 0 ही होता है, राइट। तो यहाँ पर बन गया -2a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और क्वेश्चन में जो पूछा था उसके हिसाब से आ जा रहा है 2a इज इक्वल्स टू b प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x प्लस 1 बाई x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 बाई x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x प्लस 3 बाई x माइनस 2, और यहाँ पे गिवन कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू -2, नॉट इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन को सिंपली हम कर सकते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर x के दो वैल्यूज मिल जाएंगे, एक -5 और एक 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x² प्लस a बाई a प्लस b प्लस a प्लस b बाई a होल इंटू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे करेंगे, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दे दिया है, बस यहाँ पे आपको करना है क्या, यहाँ पर होल, ये वाला चीज़ होल इंटू एक्स करके दिया है ना, तो बस आपको एक्स को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो वही चीज़ कर दिया है। फिर आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है, और आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से कॉमन निकालना है, तो एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स प्लस ए बाई ए प्लस बी क्या आ रहा है, कॉमन आ जा रहा है, राइट, बाकी बच रहा है। तो ऑब्वियसली आप अपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर x प्लस ए बाई ए प्लस बी आया, दैट मीन्स यहाँ पर भी x प्लस ए बाई ए प्लस बी आ जाएगा। फिर आपको देखना है इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने से ऊपर के लास्ट के दो टर्म्स आएंगे। फिर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी बाई ए अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर के दो टर्म्स आ जाएंगे, राइट। फिर आप देख सकते हैं कि x प्लस ए प्लस बी क्या हो रहा है, दोनों टर्म्स में कॉमन आ जा रहा है, तो फर्स्ट टर्म में x बच रहा है और सेकंड टर्म में a प्लस बी बाई ए बच रहा है। फिर यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि x के दो वैल्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर
exceeds the difference of the squares of the other 2 by 0 find the numbers। तो यहाँ पर बोला है 3 consecutive natural number, तो 3 consecutive natural number को हम x+1 और x+2 ले लेंगे। फिर क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, मिडल नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर। वैसे स्क्वायर तो सभी नंबर का करना है, तो बोला क्या है, स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर। स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर x+1 है, तो मिडल नंबर का स्क्वायर हो गया x+1 का होल स्क्वायर। एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 नंबर। डिफरेंस निकालना है स्क्वायर का, यानी और क्या क्या नंबर बचे, एक बचा x+2, तो x+2 का स्क्वायर माइनस और क्या बचा, x बचा, तो x का स्क्वायर। अगर बोलूँगा एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 2 बड़ा है, दैट मीन्स अगर मैं बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर कर दूंगा तो यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर बोला एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से बड़ा है, और कितना बड़ा है बोला है, यहाँ पर 2 बड़ा है। 2 बड़ा है मतलब क्या, अगर हम बड़ा नंबर माइनस छोटा करेंगे तो ऑब्वियसली 2 आएगा। वैसे ही यहाँ पर बोला है स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर जो है वो बाकी 2 नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस के साथ कितना बड़ा है, 0 बड़ा है, राइट। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम उनको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यहाँ पे 0 दिया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है, 60 था, राइट। तो मैंने उसको चेंज करके 0 कर दिया है। तो अगर आप इसको 0 लेके अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा x = 3, x+1 = 4 और x+2 = 5। 1/2a + b + 2x = 1/2a + 1/b + 1/2x। इस क्वेश्चन को करने का आपको तरीका पता होना चाहिए जिससे कि आपका जल्दी हो सके। तो सबसे पहले तो आपको 1/2x को दूसरी तरफ भेजना है। दूसरी तरफ भेजने से क्या होगा, यहाँ पर ये बन जाएगा -1/2x, और इसको अगर आप LHS को अलग से सॉल्व करेंगे, RHS को अलग से सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो आपको x के 2 वैल्यूज मिल जाएंगे, एक -a और एक -b/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर बाइज सम बुक्स फॉर 80 रुपीज। If he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost 1 rupees less. Find the number of books he bought. तो सपोज हम मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट इज इक्वल्स टू x। तो वो क्या बोला है कि अगर हम नंबर ऑफ बुक्स को 4 बढ़ा देंगे, 4 बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ बुक्स कितने हो जाएंगे, x+4 हो जाएगा, राइट। और टोटल अमाउंट कितने खर्चा हुआ है, टोटल 80 रुपीज़ खर्चा हुआ है। कॉस्ट ऑफ 1 बुक अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली टोटल अमाउंट पे नंबर ऑफ बुक्स होने वाला है। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसने कितने बुक्स खरीदे हैं, x बुक खरीदे हैं ना, राइट। तो x बुक खरीदे हैं तो एक बुक का प्राइस कितना होगा, 80/x होगा। अगर उसने 4 बुक्स ज़्यादा खरीदे होते तो एक बुक का कॉस्ट हो जाता है 80/x + 4। तो ये पहले 80/x क्या है, एक बुक का कॉस्ट तब है अगर नंबर ऑफ बुक्स x है तो, राइट। फिर सेकंड में क्या बोला है, वो सेकंड में भी वही बोला है कि एक बुक का कॉस्ट क्या है, 80/x + 4 है, लेकिन ये कब होता है, अगर नंबर ऑफ बुक्स x + 4 होता है तो। और क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर इफ़ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट 1 रुपीज़ लेस। तो यहाँ पे बोला है कि अभी 80/x रुपीज़ में एक बुक को खरीदा गया है। अगर 80/x + 4 रुपीज़ में अगर एक बुक को खरीदा हुआ होता तो क्या होता है, उसे एक बुक के लिए 1 रुपये कम देना पड़ता, यानी दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है वो 1 होके आ रहा है। एक एग्जांपल से अगर हम इसको समझेंगे, सपोज एक बुक का प्राइस 20 रुपीज़ था, अगर उसने ज़्यादा बुक्स खरीदे होते तो उसको एक बुक क्या होता, सिर्फ 19 रुपीज़ में पड़ता, यानी 1 रुपये एक बुक के लिए कम पड़ता। तो इनका डिफरेंस क्या हो गया, ये वो 20 - 19 = 1 हो गया, राइट। तो आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा। इक्वेशन समझने के बाद इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x के 2 वैल्यूज आएंगे, एक -20 और एक +16। यहाँ बोला नंबर ऑफ बुक्स तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू यानी नंबर ऑफ बुक्स बॉट इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। If 2 is added to both the numerator and the denominator, then find the sum of the new fraction and the original fraction is 29/20. Find the original fraction. तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि numerator is 3 less than the denominator. That means अगर हम denominator को x ले लेते हैं तो यहाँ पे numerator x - 3 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो फ्रैक्शन बनेगा वो होगा numerator by denominator, यानी x - 3/x हो जाएगा। फिर हमें बोला है कि 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करना है, तो 2 अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा x - 1/x + 2। फिर बोला गया है कि अगर हम पुराने और नए दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा 29/20। और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रहे हैं, एक +2 एक +10 आ रहा है और एक -12 आ रहा है। फिर आपको चेक करना है कि अगर x का वैल्यू अगर -12 होता है तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बनेगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन x - 3/x बनेगा ना। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये हमने पुट कर दिया x - 3/x, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर क्या आ रहा है, 35/12 आ रहा है। लेकिन यहाँ बोला है कि विच डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना। यहाँ पे बोला है ना न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 3 लेस होना चाहिए,
लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमरेटर तो 35 है और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर 12 है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो क्या खाली 3 बड़ा है, वो 3 तो बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -12/11 पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप x इज इक्वल्स टू 10 लेते हैं तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, x - 3/x यानी क्या होगा, x से 10 - 3/x यानी 10। तो ये सॉल्व होके आता है 7/10। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 लेस है, राइट। तो ये वाला क्लियरली सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन होगा। दैट मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू 10 है तो ओरिजिनल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या बन रहा है, 7/10 बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर आपको पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल 60 दे दिया है। दैट मीन्स अगर एक ट्रायंगल के साइड्स A, B और C होंगे तो वो ऐड होके 60 के बराबर आ जाएंगे। यहाँ पर C अगर 25 है तो यहाँ पर A + B का वैल्यू आपको 35 मिल गया। फिर अगर राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ना, तो राइट ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से आपको देख सकते हैं 625 इज इक्वल्स टू a² + b² आ रहा है। फिर आप इक्वेशन 1 में देख सकते हैं कि a + b इज इक्वल्स टू कितना था, 35 था। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा और राइट में 1225 बन जाएगा। a² + b² का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 625 निकाल के रखा था तो 625 रखा है और इसको सॉल्व करके यहाँ पे ab का वैल्यू आ गया, राइट। और यहाँ पर अगर आप ट्रायंगल में देखेंगे तो a क्या है, स्मॉल a क्या है परपेंडिकुलर ट्रायंगल का, और स्मॉल b क्या है बेस है इस वाले ट्रायंगल का। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो बेस इंटू हाइट मतलब b इंटू a मतलब a इंटू b होता है ना। तो ए बी का जो वैल्यू निकाला था, ए बी का वैल्यू जो कि 300 आया था, तो ए बी का वैल्यू 300 पुट करेंगे तो एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अ मोटर बोट हु स्पीड इज 20 km/h इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 48 km अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें जो गिवन डिस्टेंस दिया है वो है 48 किलोमीटर और यहाँ पर बोला गया है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है, तो उसे हम x km/h ले लेंगे। स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम यहाँ पर ऑब्वियसली 20 - x km/h होगा, राइट। क्योंकि जो स्ट्रीम के अगेंस्ट अगर बोट जाएगा, बोट का डायरेक्शन अगर सपोज राइट की तरफ है, स्ट्रीम का डायरेक्शन अगर लेफ्ट की तरफ है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, बोट का जो स्पीड है वो कम होने वाला है, डिक्रीज होगा। इसीलिए यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम यहाँ पे क्या होने वाला है 20 - x। लेकिन डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, पानी का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन सेम होता है ना, तो यहाँ पे बोट का जो स्पीड आएगा वो बढ़ने वाला है। यानी यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम यहाँ पे 20 + x km/h आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, मोटर बोट टेक्स 1 hour मोर टू गो 48 km अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। क्वेश्चन में बोला गया है कि बोट को डाउनस्ट्रीम जाने में जितना भी टाइम लगता है उतना ही डिस्टेंस अगर उसको अपस्ट्रीम जाना होगा तो बोट को 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन में जैसे बोला गया है उसका मतलब क्या है कि अपस्ट्रीम में जाने का टाइम जो है वो डाउनस्ट्रीम में जाने के टाइम से बड़ा है, और ये टाइम कितना बड़ा है, 1 hour बड़ा है। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम। अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 1 आने वाला है। टाइम अपस्ट्रीम कैसे निकालेंगे, वो होगा 48/20 - x। तो s इज इक्वल्स टू क्या होता है, d/t होता है ना, तो t इज इक्वल्स टू d/s। तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस 28 है और अपस्ट्रीम का जो स्पीड है वो 20 - x लिखा हुआ है। वैसे डाउनस्ट्रीम का टाइम क्या है, डाउनस्ट्रीम के टाइम के लिए डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस भी 48 है, डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है वो क्या है 20 + x है, और वो इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, माइनस होके वो इज इक्वल्स टू 1 होके आने वाला है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे x के 2 वैल्यूज आएंगे, x का नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल ही है ना, क्योंकि x स्पीड है, स्पीड नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पे x का सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा और वो होगा x इज इक्वल्स टू, यानी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 4 km/h। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट्स में अगर आपका कुछ सजेशन है वो भी बता सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।